वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का एक ऐसा टॉपिक जो कि परीक्षा में ऐसा है ही नहीं कि कभी पूछा ना जाता हो। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। मैंने पेपर देखा है, मैं पेपर भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा जल्दी, तो आप भी देख लीजिएगा। तो उपन्यास को लेकर के हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपके पाठ्यक्रम में कर्मभूमि या त्यागपत्र, दो प्रकार के उपन्यास शामिल हैं। कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का है, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का, ये शामिल होते हैं। इनमें से केवल एक पर ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक को अगर तैयार कर ले मजबूती से, चाहे आप कर्मभूमि पढ़ लीजिएगा चाहे त्यागपत्र पढ़ लीजिएगा। अब इसकी जो है कथा वस्तु वगैरह मैं बताता रहूंगा। ऐसे कर्मभूमि कथानक क्या है इसका, कर्मभूमि में पात्रों की संख्या कैसी है, कर्मभूमि की भाषा शैली क्या है, कर्मभूमि में कथोपकथन की सार्थकता है, उस पर प्रकाश डालने के लिए ये सारे मुद्दे मैं बता दूंगा आपको एक वीडियो के अंतर्गत। फिर जो कथा जो उपन्यास होता है, उपन्यास के जो विभिन्न तत्व होते हैं, आज की वीडियो में हम उसको तो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उपन्यास का अर्थ देखेंगे, उपन्यास की परिभाषा देखेंगे, और क्या देखेंगे, उपन्यास का विकासात्मक स्वरूप देखेंगे कि उपन्यास कैसे कैसे हिंदी साहित्य में बढ़ा। ठीक, ध्यान रखेंगे उपन्यास क्या होता है। सबसे पहले यानी उपन्यास होता है कहानी का बड़ा रूप। तो कहानी या कथा साहित्य का बड़ा रूप जो कि एक विस्तृत फॉर्म में होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को उपन्यास कहते हैं। अभी और विचारकों के अनुसार और विद्वानों के अनुसार समझेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा सारी बातें। ठीक है, कुल मिलाकर के अपनी भाषा में समझे अगर, तो कहानी छोटी होती है, इसमें क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, विस्तृत होता है। ठीक, बस इतना ध्यान रखेंगे आप। देखिए, बीए द्वितीय वर्ष के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है। बीए द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर, तो हिंदी साहित्य पेपर 2 बीए सेकंड ईयर वाले तैयार हो जाओ। बिल्कुल महासंग्राम होने जा रहा है। तो अंतिम चरण में युद्ध हम और आप करते हैं, महासंग्राम महासंग्राम। अब महासंग्राम में हम बात करेंगे आज के वीडियो में उपन्यास की। लेक्चर 1 है ये महासंग्राम का, इसके बाद में लेक्चर 2 आएगा, उसके अंतर्गत कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में फिर ऐसे आते रहेगा। और जो नवीन गद्य विधाएं आपके पेपर 2 का क्या नाम है, नवीन गद्य विधाएं नाम है। क्या नाम है आपके पेपर 2 का, इसका नाम है मित्रों हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं। अब कथा साहित्य में उपन्यास जो है कथा साहित्य का बड़ा भाग होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यानी लड़का कौन है, कहानी कथा ये सब लड़के हैं, बाकी कौन है, दादा परदादा, मतलब जो कहानी होती है वो क्या है, कहानी लड़का है। और जो कथा होता है उसके पिताजी मान लो, और उसके पिताजी जो मतलब उसके दादा हो गए कहानी के, वो कौन है, वो उपन्यास होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात, मतलब बहुत बड़ा होता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुल मिलाकर के उपन्यास क्या होता है, किस प्रकार से उपन्यास को हम अपनी भाषा में आसानी से समझ सकते हैं और पेपर में पूछा जाए तुरंत लिख के चले आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपन्यास शब्द जो आया है वो कहां से आया है, देख लेते हैं। उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है, उप प्लस न्यास से हुई है। उप और न्यास दो शब्दों से मिलकर के हुई है, जिनमें उप का अर्थ होता है मित्रों निकट या नजदीक। ठीक, और न्यास का अर्थ होता है रखी हुई वस्तु। तो क्या इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात उपन्यास शब्द का जो मूल अर्थ होता है उसका मतलब होता है निकट रखी हुई वस्तु। क्या मतलब होता है, निकट रखी हुई वस्तु। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है उप और दूसरा है न्यास। उप का मतलब होता है निकट या नजदीक, न्यास का मतलब होता है रखी हुई वस्तु। आप ध्यान होगा, आपने अभी भी जल्द में सुना होगा, कोरोना काल में शिलान्यास था। अयोध्या राम मंदिर का क्या था, शिलान्यास था। शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, न्यास मतलब क्या होता है, रखी हुई वस्तु। तो शिला को रखने की जो प्रक्रिया थी उसी को शिलान्यास कहते हैं। इसी प्रकार से उपन्यास हम जब इसको दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो हमको ये शब्द प्राप्त होता है कि उप मतलब होता है निकट या नजदीक, और न्यास मतलब होता है रखी हुई वस्तु। अर्थात उपन्यास का अगर हम अर्थ देखें, इसका मतलब होता है निकट रखी हुई वस्तु। लेकिन यही परिभाषा लागू नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे इसमें मतभेद भी हैं। ये तो एक शब्द की परिभाषा थी, हर एक शब्द विद्वान मतलब ऐसे होते हैं, जैसे समाजशास्त्र की परिभाषा लेंगे या किसी भी चीज की परिभाषा जब आप लेते हैं, तो उन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ करके हम परिभाषा निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा एक जो है व्यवहारिक रूप से होती है, ना कि एक कानूनी रूप से, विधायी रूप से। एक मतलब एक प्रकार से समाजशास्त्री या फिर हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखें तो ये परिभाषा मान्य उतनी नहीं होगी। ठीक, लेकिन हाँ व्यवहारिक रूप से बिल्कुल समझने के लिए अब देखते हैं
किंतु आधुनिक युग में क्या हुआ, उपन्यास का प्रयोग कैसे होने लगा, साहित्य के एक ऐसे विशेष के लिए होता है मित्रों, जिसमें एक दीर्घ कथा का वर्णन होता है। दीर्घ कथा का वर्णन होता है, किसका? दीर्घ कथा, हमने बताया नहीं था, कहानी का बड़ा रूप। तो उपन्यास में क्या होता है, उपन्यास में एक दीर्घ कथा का वर्णन किसमें किया जाता है? गद्य में किया जाता है। गद्य क्या होता है? हिंदी साहित्य में दो प्रकार की जो है चीजें पाई जाती हैं, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। हिंदी साहित्य को दो भागों में अगर हम बांटना चाहें तो गद्य एक बांट देंगे, एक पद्य बांट देंगे। तो गद्य का विकास जो 1850 से शुरू होता है, यानी भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। लेकिन जो काव्य परंपरा यानी जो पद्य होता है वो 1000 ईस्वी पूर्व, मतलब 1000 से ही शुरू हो जाता है। 700 से कोई मानता, कोई 800 से, कोई 1000 से, इसमें मतभेद है। तो वहीं से शुरू हो जाता है, वीर गाथा काल से ही, ठीक है, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ठीक है, ये सारे शुरू हो जाते हैं। वहीं से सारी चीजें होती हैं कि जाकर बिटिया सुंदर देखें, जबरन ब्याह ले करवाए, ठीक, धय दो डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए, इस प्रकार के दांत उखाड़े भवरा नलके ते दिल्ली में करे द्वार एक चार, ये सब जो है पंक्तियां होती थी वीर गाथा काल में। इस प्रकार से लोग आल्हा वगैरह सुने हैं आप कभी? तो आल्हा जो होता था वो वीर गाथा काल की रचना है। उसके बाद में भक्ति काल है, उसमें भक्ति काल में जैसे तुलसीदास जी फेमस हुए, कबीर दास हैं। उसके बाद में भक्ति काल में कई शाखाएं हैं आपकी, ये सब काव्य यात्रा है, ठीक है। उसके बाद में तुलसीदास जी की तमाम सारी चौपाइयाँ वगैरह लिखी, रामचरितमानस जो सबके सबसे फेमस रचना है। तुलसीदास जी मतलब बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, महानायक है एक प्रकार से, ठीक है, आधुनिक समाज के भी महानायक हैं वो, उनसे वो आदर्श है सभी कवियों के, अधिकतर देखा जाए तो, ठीक। एक कवि है त्रिलोचन शास्त्री, कहते हैं तुलसी बाबा हमने भाषा आपसे सीखी, इस प्रकार से पंक्ति लिखते हैं, ठीक। तो आप सब ये सारी चीजें समझ लीजिए कि जो भक्ति काल है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। तो पूछा जाता था प्रश्न आपसे फर्स्ट ईयर में कि भक्ति काल मतलब हिंदी साहित्य में किस काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं? तो भक्ति काल को हम स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, ठीक है, इतना बात ध्यान रखेंगे। तो ये इसमें समय पद्य की बातें चलती थी। तुलसीदास जी सधुक्कड़ी भाषा पंचमेल खिचड़ी का प्रयोग करते थे, वो कबीर, और तुलसीदास जी अवधी भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का भी प्रयोग करते थे, कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक। बाकी में किसका? अवधि का प्रयोग किया। रामचरितमानस किस अवधि में है? संस्कृत निष्ठ अवधि में है। मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से रहीम दास है, केशव दास, ये सब। उसके बाद में रीति काल आता है, केशव दास, बिहारी, घनानंद, ठीक है, ये सारे आलम बोधा, ये सब आते हैं। प्रेम के पीर कवि वगैरह सब आते हैं, का कठिन काव्य के प्रेत केशव दास, प्रेम के पीर घनानंद, ये सब आते रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये काव्य यात्रा चल रही है आपकी। अब काव्य यात्रा में जब आप पहुंच जाते हैं रीतिकाल के बाद में, रीतिकाल के बाद में आपका आता है क्या? आधुनिक काल। और कब से शुरू होता है? तो यही शुरू होता है 1850 से, ठीक। तो 1850 से शुरू हो जाता है रीतिकाल। इसी में गद्य का विकास होता है। इसी में जब गद्य का विकास होता है, गद्य कई चरणों में होता है, जैसे कि पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग। छायावाद के चार महाउन्नायक, चार स्तंभ कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, सूर्यकांत मतलब प्रसाद पंथ, प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रसाद पंत निराला, तीनों को मतलब प्रसाद पंत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये चार स्तंभ माने जाते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इनको कहा जाता है, तीनों को, ठीक, ध्यान रखेंगे। लेकिन रामचंद्र शुक्ला ने बहुत आलोचनाएं भी की है छायावाद की। तो ये सारे मुद्दे चलते रहते हैं। तो इसमें समय क्या गद्य भी होता था, पद्य में भी। आधुनिक काल में गद्य और पद्य दो विधा मतलब प्रचलन में थे साहित्य लिखने के। तो साहित्य लिखने के दो पहलू थे, गद्य और पद्य। गद्य में क्या होता था, हम कहानी नाटक ये सब लिखा करते थे शुरुआत में, ठीक है। उसके बाद में हम जो बाद में लिखना प्रारंभ किए हैं वो क्या लिखना प्रारंभ किए, ये सारी विधाएं, नवीन गद्य विधाएं जो हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा इससे पहले जो प्राचीन जो है गद्य मतलब शुरुआती गद्य विधाएं थी, उसमें आपने कहानी पढ़ा होगा, आपने उसमें नाटक वगैरह निबंध पढ़ा होगा, ठीक है। तानसेन को निबंध का जनक माना जाता है। तो मतलब विश्व स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें आपने पढ़ा। अब इसमें जब आप पहुंचते हैं हिंदी साहित्य के सेकंड पेपर में, अब इसमें आप पढ़ते हैं जो आधुनिक गद्य विधाएं होती हैं, जो नई नई विधाएं बनी, उनमें उपन्यास प्रमुख होता है। तो गद्य में क्या होता है, गद्य में शैली का प्रयोग होता है। गद्य में क्या होता है, कला पक्ष ज्यादा निपुण होता है। तो गद्य लिखने में आपका कला पक्ष मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर पद्य लिख रहे हैं तो आपका भाव पक्ष मजबूत होना चाहिए, जो छायावादियों में कूट कूट कर भरा हुआ था, ठीक। ऐसा नहीं कि छायावादियों में आपका जो है कला पक्ष नहीं था, छायावादियों में कला पक्ष भी बहुत तगड़ा था, ठीक। तो गद्य लिखने में आपको कला पक्ष ज्यादा आना चाहिए, जबकि आपको कविताएं लिखनी है तो उसमें भाव पक्ष यानी उसमें इमोशनल जुड़ा होना चाहिए। प्यार वार के टूटे हुए हो तो वो लिखते हैं पद्य। लेकिन जो विचारिक दृष्टि से होते हैं, विचारों की प्रधानता जिनके अंदर होती है, वो क्या लिखते हैं, वो गद्य लिखते हैं, ठीक। अब इसी परंपरा में हम देख लेते हैं कि गद्य यानी उपन्यास, ये गद्य की विस्तार हमने आपको बता दिया इतने देर में। तो गद्य जो होता है उसी में लिखा गया दीर्घ कथा को हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भरत मुनि।
ने उपन्यास के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। दो शब्द हैं, जैसे एक है उत्पत्ति कृतो हार्था तथा प्रसादनम। ठीक है, दो प्रकार के शब्द प्रयोग किए जिनका मतलब होता है कि किसी अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाला। तो किसी मतलब युक्ति को या फिर किसी घटना को या फिर किसी चीज को युक्तिपूर्ण ढंग से हम, या फिर प्रसन्नता प्रदान करने वाला। तो युक्तिपूर्ण ढंग से मतलब प्रदान करने वाला या फिर प्रस्तुत करने वाला या प्रसन्नता प्रदान करने वाले को हम क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं, अकॉर्डिंग टू भरत मुनि। ठीक, इस प्रकार मनोरंजक कथा साहित्य उपन्यास कहलाता है। तो जो मनोरंजक कथा साहित्य होते हैं उपन्यास कहलाते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो मनोरंजना मतलब मनोरंजक चीजें ही हो उपन्यास में। जैसे आप जब गोदान उपन्यास पढ़ेंगे जो आईएएस के सिलेबस में भी शामिल है, गोदान में त्रासदी का वर्णन किया गया है। गोदान में क्या किया गया है? गोदान जो उपन्यास है भारतीय किसानों की त्रासद स्थिति मतलब बहुत गरीबता का यथार्थ वर्णन किया गया, यथार्थ चित्रण किया। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसका नायक होरी होती है और नायिका धनिया। होरी और धनिया आईएएस में बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आईएएस के सिलेबस में आपका कर्म वो शामिल है गोदान, जबकि आप में क्या शामिल है? आप में कर्मभूमि शामिल है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आईएएस में सुंदरकांड भी शामिल है, आपका 5वां कांड जिसको कहा जाता है सुंदरकांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्माण शांति पदम, जो मंगलाचरण से शुरू होता है। ठीक, इसमें हनुमान जी की व्याख्या है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित हैं। चलिए, वो मुद्दा अलग का है। तो मनोरंजक कथा साहित्य क्या होता है? उपन्यास कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मनोरंजक कथा साहित्य उपन्यास कहलाएगा। उपन्यास कई प्रकार के मतलब उसमें मनोरंजन भी हो सकता है, उसमें आपके जो है यथार्थ जीवन का चित्रण भी हो सकता है, किसी की गरीबता का वर्णन हो सकता है, मतलब किसी भी चीज का वर्णन हो सकता है, लेकिन वो लंबा होना चाहिए। ठीक, तो आप देखते हैं किताबें आती प्रेमचंद की कर्मभूमि की एक, उसको ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप किताब नहीं खरीदने की इच्छुक है तो बिल्कुल मत खरीदिएगा। आप लोग नेट से सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा कर्मभूमि उपन्यास, उसको पीडीएफ फाइल में लोड कर लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे उसको। ठीक, और पढ़ने के बाद में मैं उसकी सारी चीजें बताता रहूंगा, कथानक इसका क्या है, इसमें पात्रों की संख्या कैसी है, किस प्रकार से उन सभी का मूल्यांकन मैं करता रहूंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनोरंजक कथा साहित्य उपन्यास कहलाता है, आप ये पॉइंट लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद में हिंदी उपन्यास का प्रारंभ अगर बात करें तो प्रारंभ से लेकर अब तक कई दशक एवं विविध सोपानों को पार कर चुका है, अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सका है। उपन्यास मतलब प्राचीन काल में जब बना था तब उतना जो है इसकी परिभाषा हिंदी साहित्य में मतलब प्रसिद्ध जो पुराने जो मतलब पाश्चात्य लोग हैं, मतलब जो दूसरे देश के लोग हैं, उनका क्या यूरोपीय कंट्रीज के वहां पे उपन्यास हुआ तो मतलब उन लोगों की का उपन्यास जो था उनकी परिभाषा कुछ दूसरी थी। कुछ दिनों तक हम लोगों की परिभाषा कुछ दूसरी हुआ करती थी। एक विद्वान अभी मैं बताऊंगा आगे, अर्नाल्ड बैनेट, इन्होंने कहा कि द फाउंडेशन ऑफ गुड फिक्शन मतलब फिक्शन इज करेक्टर करेक्टिंग एंड नथिंग एल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब इन्होंने बताया है कि उपन्यास होता है, उपन्यास में क्या होते हैं? मूलाधार पात्र होते हैं उपन्यास का। ठीक है, इसमें घटनाएं होती हैं, इसमें कथाएं होती हैं, एक दो कहानियां भी सम्मिलित होनी चाहिए। ये सारी चीजें होती है, अभी मैं बताऊंगा जब उसकी मैं परिभाषा बता रहा हूँ। ठीक, चलिए। तो कुल मिलाकर के उपन्यास जो है वो धीरे धीरे विकास हुआ है अपने यहाँ पे। तो एक समय में मतलब एक दिन में कोई चीज का विकास नहीं होता, धीरे है। तो इस क्रम में उपन्यास का विकास हुआ है। आइए देखते हैं वो सोपान कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे दिया है आपके सामने, प्रेमचंद एवं उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, यानी जब प्रेमचंद नहीं आए थे हिंदी साहित्य में, उनसे पहले मानी मुंशी प्रेमचंद उपन्यास बहुत तगड़ा इनका उपन्यास रहता है। उपन्यास जगत में हिंदी साहित्य की मैं बात करूं, हिंदी साहित्य में इनका जो प्रथम उपन्यास है सेवा सदन, ये हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती थी उस समय। ठीक, तो प्रेमचंद जो हैं ये इनसे पहले उपन्यास कैसा हुआ करता था, एक चरण तो ये होता है। दूसरा चरण होता है प्रेमचंद के समय काल में कैसा जो है था सारी चीजें। तो प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासकारों में अभी मैं बात करूंगा कौन कौन चीजें आती हैं, कि कौन कौन आते हैं। ठीक, और प्रेमचंद युग में कौन कौन से आते हैं उपन्यास, और प्रेमचंद के बाद। तो प्रेमचंद पूर्व मतलब प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद युगीन मतलब प्रेमचंद के समय काल में। तीसरा है प्रेमचंद उपन्यास मतलब प्रेमचंदोत्तर मतलब प्रेमचंद के बाद में। उत्तर जहां पे लगा हुआ पीछे उसका मतलब बाद में, पूर्व लगा होगा उसका मतलब पहले। ठीक है, युगीन लगा हुआ मतलब कि उनके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं उपन्यासकार थे उन्हें कौन। श्रीनिवास दास का पहले आता है, उसके बाद में किशोरी लाल गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी,
अयोध्या, किशोरीलाल गोस्वामी 2 बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, इन सभी के नाम क्या आते हैं, पहले आते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इन सब के नाम हम देख सकते हैं। इस काल में क्या होता था, इस काल में प्रेमचंद से पहले के काल में उपन्यास जो लिखा जाता था, सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी तथा प्रेम प्रधान उपन्यास की रचना करते थे। ठीक, ये लोग इन उपन्यासों में आत्मकथात्मक, संभाषण व वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता था। वर्णनात्मक शैली मतलब होता है कोई विस्तृत रूप से वर्णन करने की शैली, मतलब एकदम विस्तार से बताने की प्रक्रिया, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ विस्तारवादी नीति के हिसाब से। तो जो विस्तारवादी मतलब जिसका वर्णन करके समझाएं उसको वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। जो जिसका विश्लेषण किया जाए, मतलब एनालिसिस किया जाए, उसको हम विश्लेषणात्मक निबंध कहते हैं। जिसका हम जो है और भी सारी चीजें, तमाम प्रकार के निबंध होते हैं, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, जिसकी विवेचना करते हैं उसमें विवेचनात्मक निबंध आता है। ठीक है, एक संक्षिप्त निबंध होते हैं, तो संक्षिप्तात्मक मतलब जिसमें कम शब्दों में ज्यादा बातें कही गई हूँ, तो संक्षिप्तात्मक निबंध। इसी प्रकार से निबंध होते हैं। सभी कैटेगरी जो होती है, हर एक भाषा से कहानी होती है, तो कहानी भी वर्णनात्मक कहानी होती है। ठीक है, ग्रामीण अंचल से संबंधित कहानियां होती हैं, आंचलिक कहानियां होती हैं जो ग्रामीण से संबंधित होती हैं अधिकतर। तो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होती हैं। ये सारे मुद्दे हैं, किसी दिन मैं सभी पर चर्चा कर लूंगा। हालांकि आगे बढ़ते हैं, हम प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में थोड़ा नाम देख लेते हैं। प्रेमचंद युग के समय यानी प्रेमचंद जी के समय में कौन कौन से थे, तो मुंशी प्रेमचंद स्वयं अपना राहबे करे, तो मुंशी प्रेमचंद स्वयं अपना थे ही। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद, सबसे बढ़िया नाम जयशंकर प्रसाद भैया। जयशंकर प्रसाद बहुत कम उम्र में इतनी सारी चीजें लिख दी कि मतलब छायावाद में इनका जो कामायनी महाकाव्य है, कामायनी महाकाव्य को दूसरा रामचरितमानस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कामायनी महाकाव्य को दूसरा रामचरितमानस कहा जाता है। प्रसाद युग इन्हीं के नाम पर रखा गया है। गद्य युग में प्रसाद युग एक नाम है, एक शुक्ल युग नाम है, तो शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ला जी के नाम पर। एक द्विवेदी युग है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। इसी प्रकार से जो है भारतेंदु युग भारतेंदु जी के नाम पर है। ठीक है, ये बात सारी ध्यान रखेंगे। तो प्रसाद युग जो है वो गद्य काल में इन्हीं के नाम पर पड़ा। छायावाद किसके नाम पर है, तो छायावाद में क्योंकि बातें दूसरी, छायावाद जो है काव्य वाला पंक्ति है होता है, तो उसको हम किसी दिन चर्चा करेंगे छायावाद क्या होता है। छायावाद की विशेषता, 4 विशेषताएं पूछी गई थी 2020 के पेपर में। ठीक है, 4 विशेषताएं वही है कि मतलब इसमें जो है छाया की प्रतिलिपि दी गई है, इसमें एकात्मकता की बात करी गई है, इसमें जो है आप जो है व्यक्तिगत रूप से सारी चीजें करते हैं, इसमें जो बात कही जाती है वो बात पूर्ण रूप से होती नहीं, मतलब इसमें लक्षणात्मक शैली का प्रयोग किया गया था इसमें। ठीक है, इसमें विशेषता थी कि लोग अपनी बातों को कहने के लिए मतलब अपने ऊपर सारी बातें कहते थे। ठीक, प्रकृति निरूपण हुआ है, नारी के प्रति सहानुभूति प्रकट हुई थी। बस यही सारी चीजें विशेषताएं, मतलब जो जो इसमें चीजें लिखी गई हुई, 4-6 रचनाएं जानते हैं उनकी, 4-4 दो मतलब पंक्तियां जानते हैं, वही लिख दीजिए, हो जाएगा काम। तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में मुंशी प्रेमचंद स्वयं अपना है ही, जयशंकर प्रसाद है, वृंदावन लाल शर्मा जी हैं, जैनेन्द्र कुमार है जिनका जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित, जैनेन्द्र कुमार का कौन है, त्यागपत्र। ठीक, उसके बाद में प्रताप नारायण मिश्रा जी हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इला चंद्र जोशी, इन सभी के नाम उल्लेखनीय हैं। जिस तरह से छायावादोत्तर काल में छायावाद की तुलना में कुछ नई प्रवृत्तियां उभरी थी मित्रों। छायावाद जानते हैं आप लोग, छायावाद के बाद में छायावादोत्तर काल आता है, मतलब छायावाद के बाद का काल। उसमें जैसे किसी काल का जब विकास होता है, तो शुरुआती चरण होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं, कमियां रहती हैं। वो कमियां धीरे धीरे होकर के पूरी होने लगती हैं। जब वो कमियां पूरी हो जाती हैं तो एक नए प्रकार का युग का शुरुआत हो जाती है, तो उसी को हम नया नाम दे देते हैं। तो जैसे छायावाद, जो छायावाद की तुलना में छायावादोत्तर में नई नई प्रकृतियां आती रहीं, उभरी, उसी प्रकार से प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में भी मनोवैज्ञानिकता तथा तथ्यवाद, घोर नग्न यथार्थवाद, मतलब घोर नग्न यथार्थवाद मतलब पूर्ण पूर्ण सत्य बातें, मतलब एकदम से अगर कोई घटनाएं हैं सत्य हैं उन पर लिखते थे बिना डरे, मतलब बिना सकुचे, किसी बात को एकदम से सत्य तू सत्य मतलब तथ्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को घोर नग्न कहा जाता है, घोर नग्न यथार्थवाद। ठीक, उसके बाद में मनोवैज्ञानिकता आधारित होती थी। तथ्यवाद मतलब इसमें तथ्यों का संकलन करते थे इस उपन्यास में। और चेतनावाद इसमें रहता था। ठीक, प्रतीकवाद भी है। प्रतीकवाद मतलब किसी चीज को हरिपद कोमल कमल से, तो हरि का पद कोमल है, कमल से कोमल है, तो इस प्रकार से तुलनात्मक जब करें किसी चीज को प्रतीक मान करके। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आदि प्रवृत्तियां समाविष्ट हुई इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में। अब प्रेमचंद के बाद में कुछ उपन्यासकार हुए हैं। ठीक, तो प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यासकार हुए हैं उनमें आपके नाम शामिल हैं किसके किसके,
उसमें नाम शामिल। और ये सारे जो मैंने जो सारी चीज़ें बताई है प्रेमचंदोत्तर युग की बताई है, मतलब प्रेमचंद के बाद। तो प्रेमचंद के बाद में सारी चीज़ें मतलब विशेषताएं मैं बता रहा था कि मनोवैज्ञानिकता, तथ्यवाद, ठीक है, घोर नग्न यथार्थवाद, अचेतनावाद, प्रकृतिवाद, ये सारी प्रवृत्तियां, ठीक। अब इसमें भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, जैनेन्द्र इसमें भी आते हैं, आज्ञे जी आते हैं, देवराज, राहुल संकृत्यान पंडित जी, ठीक है, घुमक्कड़ जिज्ञासु जिनको कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल वगैरह इन्होंने लिखा निबंध, ठीक है, बहुत सारी चीज़। हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जो है इन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। फणीश्वर नाथ रेणु, अरे भैया फणीश्वर नाथ रेणु कहानी के भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, ठीक। उसके बाद में मनोहर श्याम जोशी, श्री लाल शुक्ला जी तथा अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर बहुत अच्छे जो है हिंदी साहित्य में अपनी भूमिका निभाए हैं। तो इन सभी पर चर्चा नहीं करनी, सबको सबके बारे में कुछ नहीं, बस इनके नाम थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखने हैं, 4-6 नाम आपको पता होने चाहिए कि ये प्रेमचंद के युग के हैं या फिर प्रेमचंद के बाद के हैं या फिर प्रेमचंद के पहले के हैं, ठीक। तो इतनी बातें आपने समझी। फाइल के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161936062 पर एसएमएस कर सकते हैं, या हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे शुक्ला एडी पॉइंट से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं टेलीग्राम की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम का हमने भी चैनल बनाया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, हो सकता नहीं तो आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहें तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, ठीक। 9161936062 व्हाट्सएप नंबर। आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कथा वस्तु जो उपन्यास होते हैं उनके प्रमुख तत्व क्या होते हैं। तो प्रमुख तत्व में जैसे प्रमुख तत्व किसी भी चीज, जैसे कहानी होगा, उपन्यास होगा, नाटक, निबंध, इन सभी के क्या होते हैं, कुछ प्रमुख तत्व होते हैं जिन तत्व मतलब अगर वो तत्व उसमें अधूरे रह जाते हैं तो उनको शैली नहीं मिलती। मतलब अगर किसी उपन्यास में कथा वस्तु नहीं है, पात्र नहीं है, चरित्र चित्रण नहीं हुआ है, कथोपकथन नहीं है, वातावरण सही से नहीं है, भाषा शैली का सही प्रयोग नहीं है, उसका उद्देश्य सही नहीं है, तो वो उपन्यास या कहानी या जो जो भी चीजें होती हैं वो नहीं कहलाएंगी। तो जब कभी भी किसी चीज का पूछा जाए क्या कि प्रमुख तत्व बताइए, जैसे कि कहानी के प्रमुख तत्वों को संक्षिप्त रूप से बताइए, या फिर आपसे पूछ जाएगा उपन्यास के प्रमुख तत्वों को बताइए, या फिर निबंध के प्रमुख तत्व बताइए, या फिर ऐसे प्रकार से जो है रेखा चित्र हो गया, बहुत सारे प्रकार के जो है जो नवीन गद्य विधाएं हैं, रिपोर्टाज होगा, डायरी होगा, संस्मरण होगा, इन सभी के अगर प्रमुख तत्वों की बात पूछी जाए तो बस इतने तत्व आपके होते हैं, उन्हीं तत्व हर में होते हैं, जैसे कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ठीक। बस इन्हीं पहलुओं पर आपको विस्तार से चर्चा करनी होती है, ठीक। तो अगर दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए तो विस्तार से चर्चा करनी है, अगर अति लघु उत्तरीय पूछा था तो सीधा उद्देश्य, बस काम खत्म, काम लगा। एक एक नंबर डाल करके फला, एक नंबर पे कथोपकथन, दूसरे नंबर पे पात्र चित्रण, तीसरे नंबर पे कथोपकथन, चौथे पे वातावरण, इसी प्रकार से आप लिख देंगे। अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं क्या क्या चीजें होती है, ठीक। लघु उत्तरीय पूछा जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके लिख देंगे। अब बात करते हैं कथा वस्तु क्या होती है। कथा वस्तु मित्रों साधारणतः बात की जाए तो किसी भी उपन्यास की कथा को ही हम क्या कहते हैं, कथानक कहते हैं। तो जो कथा होती है उसी को कथानक कहते हैं, यानी कथा या कहानी क्या है इसमें। जैसे जो है पिक्चर देते हैं तो पिक्चर में एक होता है कहानी, तो वो कहानी क्या होती है, तो उसी कहानी को भी इसमें वही कथानक कहा जाता है, ठीक है। बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, कुमार विश्वास जी का एक पंक्ति है कि बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। तो ध्यान रखेंगे जब तक कथानक में मतलब कहानी में या उपन्यास में या किसी गद्य रचना में कथानक नहीं रहेगा तब तक उसका मजा जो है किरकिरा नहीं होता, मतलब मजा उसका अधूरा हो जाता है, मजा किरकिरा हो जाता है, ठीक। तो बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, वैसे बिन कथानक उपन्यास का क्या फायदा। उपन्यास चूंकि कहानी का ही बड़ा रूप होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आगे हम बात और करते हैं। तो कथानक कहा जाता है किसको, कथा को जिसका मूल आधार क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं। तो मूल आधार क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं। जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं वो कथानक के मूल आधार होते हैं। इस प्रकार कथानक घटनाओं का वह साधारण या जटिल ढांचा होता है, कोई घटना है उसका साधारण या फिर कठिन, साधारण या जटिल या साधारण या कठिन, ठीक है, ऐसा ढांचा होता है, ऐसा सांचा होता है जिसके सहारे किसी उपन्यास का निर्माण होता है। तो उपन्यास का निर्माण ध्यान रखेंगे किससे होता है, उपन्यास का निर्माण किससे होता है, कथा वस्तु से होता है या कथानक से होता है। और कथानक क्या होता है, कथानक क्या होता है, तो कथानक जो होता है ढांचा होता है, तो घटनाओं के साधारण या जटिल ढांचे से कथानक या कथा वस्तु बनती है और इसी के सहारे पे क्या बन जाता है, उपन्यास का निर्माण हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, उपन्यास का निर्माण हो जाता है। तो विषय प्रकार की दृष्टि से यह सामाजिक भी हो सकता है। अब
उपन्यास कैसा हो सकता है? तो उपन्यास सामाजिक हो सकता है, उपन्यास राजनीतिक हो सकता है, उपन्यास मनोवैज्ञानिक हो सकता है। तो तमाम प्रकार के उपन्यास हो सकते हैं। उपन्यास सांस्कृतिक भी हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में उपन्यास हो सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, इस प्रकार के उपन्यास हो सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखिए आप, पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र, अब किसी कहानी या कथानक या उपन्यास में जब तक पात्र नहीं रहेंगे, पात्र एवं चरित्र चित्रण मतलब पात्र समझते हैं आप लोग। पात्र होते हैं जैसे आदमी अगर उसमें नहीं रहेंगे, हीरो का क्या भूमिका होती है, गुंडा नहीं रहेगा किसी मूवी में तो कैसा रहेगा आपको? जब गुंडा हीरो या फिर हीरोइन नहीं रहेगी तो मूवी कौन देखना चाहेगा? ठीक है, खासकर तो हीरोइन के लिए आप लोग मूवी देखते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण जब तक सही नहीं रहेगा, पात्र एवं चरित्र चित्रण जिस कहानी में या फिर पिक्चर में या मूवी में या किसी भी जो है चीज में अगर सही नहीं रहते, नाटक वगैरह में, तो आप उसको नहीं देखना चाहते। जैसे अजय देवगन साहब की मूवी आएगी तो आप तुरंत देखेंगे, सलमान खान की आएगी शायद बहुत जल्दी देखना चाहते हैं। अभी छोटे किसी हीरो की आ जाए तो उसको कम देखना चाहेंगे। अभी हाल फिलहाल में जो है चर्चा में मुन्ना भैया रहे हैं, उनकी मूवी मतलब उनका जो है वेब सीरीज वगैरह आप लोग बहुत देखते होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है उपन्यास में? बहुत तगड़ी भूमिका होती है, उसी की वजह से चलता है। तो बस वही समझ लीजिए कि मुन्ना भैया की भूमिका मिर्जापुर में क्या थी। ठीक, बस आप इसी तरीके से समझ लीजिए कि पात्र एवं चरित्र चित्रण क्या होते हैं। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण का मतलब होता है, पात्र एवं चरित्र चित्रण उपन्यास का प्रमुख तत्व होता है जिसके माध्यम से कथा और घटनाएं क्या होती हैं? घटित होती हैं। अब कथा और घटनाएं को घटित कौन करता है? भैया पात्र एवं चरित्र चित्रण करते हैं। पात्र वे तो करेंगे, यानी जैसे कि मुन्ना भैया ने गोली मारी लास्ट में, ठीक है, स्वीटी वगैरह को, तो कैसे मारी? तो उन्हीं ने तो मारी, तो घटना हो गई। तो घटना के जिम्मेदार कौन है? तो वही है। ठीक, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। तो कुल मिलाकर के समझिए, जो घटनाएं घटित होती हैं और कथा बनती है वो इन किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है पात्र पर, चरित्र चित्रण पर। ठीक, अब वो पात्र तो हो गए, पात्र ठीक है, चलिए पात्र हो गए। अब लेकिन पात्र का चरित्र चित्रण भी होना चाहिए कि पात्र जो भूमिका आदमी निभा रहा है वो हीरो की है या फिर विलन की है। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे, यानी किस प्रकार का उसका चरित्र चित्रण हम कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, उपन्यास का मूल आधार क्या होते हैं? पात्र ही होते हैं। तो उपन्यास का मूल आधार कौन होते हैं? कौन होते हैं? पात्र ही होते हैं। इस बात की पुष्टि करते हुए आर्नाल्ड बेनेट महोदय कहते हैं, पाश्चात्य ये है किताब फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब आधार होता है, मूल आधार। आप गुड फिक्शन इज कैरेक्टर, यानी जो होता है उपन्यास के जो चरित्र होते हैं यानी पात्र होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं कुल मिलाकर के। ठीक, आगे देखते हैं। तो क्रिएटिंग एंड नथिंग एल्स मतलब इसी मतलब इसका जो मूल उपन्यास का मूल आधार होते हैं पात्र ही होते हैं कुल मिलाकर के, कहने का आशय नहीं इनका यही है। आगे देखते हैं कथोपकथन। कथोपकथन यानी अब देखते हैं भैया, आपसे कुछ जो है हीरो कुछ बोलेगा, फिर गुंडा कुछ बोलेगा, तो ये जो संवाद शैली होती है या इसी को हम क्या कहते हैं? वो कथोपकथन कहते हैं। तो संवाद शैली को हम क्या कहते हैं? कथोपकथन कहते हैं। तो कहीं कहीं पे संवाद शैली पूछ लिया जाए तो उसी को कथोपकथन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जो एक दूसरे से वातावरण के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं कि फलाने मतलब हमने ये कहा तो तुमने वो कहा, तो इस प्रकार से सारी चीजें होती हैं। तो कथोपकथन जैसे उपन्यासकार पात्रों के चरित्र चित्रण और कथा वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कथोपकथन अथवा संवाद की सहायता लेता है। वार्तालाप और एक और पात्रों को मतलब वार्तालाप एक और पात्रों को पात्रों के व्यक्तित्व को निर्धारित करता है और दूसरी ओर कथा को भी गति प्रदान करता है। जैसे जब आप जो है कि डायलॉग जिसको बोलते हैं डायलॉग, तो जब डायलॉग बोलते हैं, जैसे सनी देओल साहब का एक डायलॉग है कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है मित्रों? यही होता है कथोपकथन। ये आपके मतलब कहानी में फ्लो आ गया, सनी देओल ने कहा काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती, हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो मर गया। तो ये क्या है? ये कथोपकथन है, ये कथोपकथन है। तो इस प्रकार से आप समझ लिए कथोपकथन क्या होता है, समझ गए। और पात्र एवं चरित्र चित्रण क्या है? काजल और सनी देओल साहब है। ठीक, उसके बाद में उसमें और भी सारे जो महानायक उन्नायक हैं वो सारे के सारे होते हैं। कथा वस्तु क्या है कि वो जो मूवी है वो कथा वस्तु है। ठीक, तो इस प्रकार से आप किसी मूवी को रिलेट करके आप समझ सकते हैं। ठीक, एकदम से बहुत अच्छा होता है ये सारी चीज़ें पढ़ना और बहुत आसानी समझ में आता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मैं इसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात क्या होती है? अगली बात होती है
तो इससे क्या होता है, कथा मतलब वार्तालाप से क्या होता है, तो पात्रों का पात्र पता चल जाते हैं कि ये पात्र कौन से हैं। जैसे कहते हैं कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, अब पता चल गया कि काजल जो है वो इसकी नायिका है, और जो मतलब तुम सिर्फ मेरी हो यानी हम तुम्हारे और हमारे के बीच में क्या संबंध है, इस बात का भी पता चल गया। साथ ही साथ तुम सिर्फ मेरी हो मतलब इसका कहने का मतलब कौन कह रहा है, हीरो कह रहा है। ठीक, तो ये सारे मुद्दे आपको पता हो जाते हैं, करेक्टर क्या है उसका, उसका पात्र मतलब क्या है, उस चरित्र चित्रण कैसा निभाएगा उस मतलब उपन्यास में या फिर कथा में, किस में, तो वो सारी चीजें आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, कहानी को मतलब कथा को, कहानी को, उपन्यास को, इसको एक नई दिशा, नई गति प्राप्त होती है। आगे देखते हैं वातावरण। वातावरण मतलब होता है जैसे कि अगर शूटिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, अब किसी मूवी की शूटिंग करनी है तो कहीं बुर्ज खलीफा के पास जाकर के करेंगे, तो कहीं पे केरल में या फिर गोवा में चले जाएंगे बीच पर। तो इस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर हम जाकर के शूटिंग करते हैं, इसी को वातावरण कहा जाता है। कुल मिलाकर के अपनी भाषा में समझिए, देहाती भाषा में, अपने एकदम से व्यवहारिक भाषा में समझने का प्रयास करें। तो वातावरण क्या होता है, वातावरण उपन्यासकार कथानक को वास्तविक धरातल पर प्रस्तुत करने के लिए वातावरण का अत्यधिक ध्यान रखता है, कि यानी बैकग्राउंड कैसा रहेगा आपका। वातावरण मतलब जैसे कहाँ पे सारी चीजें हो रही हैं, किस स्थान की ये घटना है। ठीक, तो स्थान या वातावरण एक ही चीज होता है, किस स्थान पर घटना घटित हो रही है और उसका क्या मोटिव होता है, तो वो उद्देश्य में आ जाएगा। लेकिन कहाँ पे घटना घटित हो रही, वातावरण उसका कैसा है, ये सारी बातें भी निर्भर करती हैं उपन्यास को लिखने में। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये तत्व होते हैं उपन्यास के। तो क्या होता है, उपन्यासकार कथानक को वास्तविक धरातल पर प्रस्तुत करने के लिए वातावरण का अत्यधिक ध्यान देता है। वहां उसे पात्रों को कालानुरूप प्रस्तुत करना होता है। कालानुरूप मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि अब ठंडी में, अब जम्मू कश्मीर की शूटिंग करनी है तो ठंडी में शूटिंग वहां पे अच्छी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोग पहाड़ पर्वत देखने आते हैं। जब तक पहाड़ पे जाइए बर्फ का जो है सामना ना करना पड़े तक बेकार ही है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए आप, ठीक है, कि जब कभी भी हम जो है वो धरातल ऐसा लेते हैं उपन्यास में जो काल के अनुरूप हो, यानी समय के अनुरूप होता है, यानी ठंडी में ही हम जम्मू कश्मीर का जो सारी चीजें लेंगे। गर्मी में हम कहाँ का ले सकते हैं, गर्मी में और भी सारे स्थान का, जैसे रेगिस्तान में चले गए, वहां पे खूब गर्मी, उमंग प्राप्ति, नई गति प्राप्त होती है उपन्यास को। ठीक, तो इस प्रकार से वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी उपन्यास में, इसलिए उपन्यासकार वातावरण की तरफ से विशेष ध्यान देता है उपन्यास में अपने। अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं आप, भाषा शैली। भाषा शैली भी उपन्यास की एक कला होती है कि किस भाषा में उपन्यास लिखा जा रहा है। अब ऐसी भाषा ना हो कि जो भाषा लोगों के समझ में ही ना आए, या फिर उस भाषा के लोग वहां पे जहाँ पे उपन्यास लिखा जा रहा है वहां पे कम हो। मान लिया आप हिंदुस्तान में अंग्रेजी का नोबल लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अगर आप अंग्रेजी में नोबल लिख रहे हैं तो अगर ऐसे क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो कौन पढ़ेगा वहां पे। ठीक, तो उपन्यास ऐसा लिखना चाहिए जो कि भाषा आपकी सरल हो और लोगों के समझ में आनी चाहिए। तो भाषा शैली उपन्यास का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। कुछ समालोचक भाषा और शैली को अलग अलग मानते हैं, कि भाषा जो होती है अलग होती है। जैसे भाषा, मान लिया कि हिंदी भाषा में लिख रहे हैं उपन्यास, शैली क्या हो गई, शैली में मतलब जैसे किस प्रकार से लिख रहे हैं आप, वर्णात्मक शैली में लिख रहे हैं, विवेचनात्मक शैली में लिख रहे हैं, या विश्लेषणात्मक शैली में लिख रहे हैं। तो ये शैलियां होती हैं कि आप ज्यादा बड़ा उपन्यास लिख रहे हैं, कम छोटा उपन्यास लिख रहे हैं, संक्षिप्तात्मक निबंध लिख रहे हैं। तो कैसी शैली है आपकी, और भाषा उसमें हिंदी का प्रयोग करें तो हिंदी क्या हो गई, भाषा हो गई। विवरणात्मक, वर्णनात्मक, जो है विश्लेषणात्मक, ये सारे के सारी क्या हो गई, शैली हो गई। तो भाषा और शैली को कुछ विद्वान दो अलग अलग मानते हैं, तो आप दो भी लिख सकते हैं अलग अलग, एक में भी लिख सकते हैं, तो काम चल जाएगा आपका। ठीक, किंतु मूलतः ये दोनों अभिन्न अंग होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो भाषा के बिना शैली अधूरी है, शैली के बिना भाषा अधूरी है। शैली भाषा को गति प्रदान करती है और भाषा शैली को क्या करती है, गति प्रदान करती है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो भाषा जो होती है उपन्यासकार के मन में कथा के वैचारिक स्वरूप को व्यक्त करती है। तो कथा के जो विचार होते हैं उसको व्यक्त कौन करता है, उसको उपन्यासकार के मन में भाषा ही व्यक्त करती है। ठीक, तो भाषा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, उपन्यास का तत्व है। आगे देखते हैं उद्देश्य। अब उद्देश्य समझ लेते हैं, उद्देश्य क्या होता है। तो किसी चीज को लिखने से पहले, या फिर कोई भी चीज दुनिया की ऐसी हो जिसको करने से पहले पहले उद्देश्य हमको पता होना चाहिए कि किस उद्देश्य से हम सारी चीजें कर रहे हैं। फिर उद्देश्य को करने के लिए योजना बनानी चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई कार्य हम करते हैं तो ही वो सफल होता है। ठीक,
तो योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसके लिए एक संगठन बनाएं या फिर उसके लिए हम एक सारा डाटा इकट्ठा करें। आप स्क्रिप्ट जैसे मूवी की लिखी जाती है तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, मतलब एक तरीके से उसकी व्यवस्था कर लीजिए पहले से। तो उद्देश्य ये होता है कि किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। समाज में नैतिकता लाना चाहते हैं, समाज में सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना चाहते हैं, या फिर आप किसको बढ़ावा देना चाहते हैं। आप जीवन की त्रासद स्थिति का वर्णन मुंशी प्रेमचंद के गोदान की तरह लिखना चाहते हैं, या फिर कर्मभूमि में अमरकांत की व्याख्या करना चाहते हैं। समरकांत मतलब किस प्रकार के वातावरण का आप जो है ध्यान में रख करके सारी चीजें बताना चाहते हैं, यानी क्या बताना चाहते हैं उपन्यास में। उपन्यास के माध्यम से उस समय जब आप अपने उपन्यास लिख रहे होते हैं, उस समय की जनता को, उस समय के लोगों को आप क्या चीजें देना चाहते हैं, क्या चीजें देना चाहते हैं जिससे उनका जीवन सफल हो। ये बातें आप लिखते हैं किसके अंतर्गत, ये यही बातें आप लिखते हैं जो है इसके अंतर्गत उद्देश्य होता है, यही उपन्यास के अंतर्गत लिखते हैं। तो उपन्यास उद्देश्य जो होता है, उपन्यास लेखक के जीवन का विशेष दृष्टिकोण होता है। वह उपन्यास के माध्यम से पाठक या समाज में कोई ना कोई आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो एक व्यक्ति को ऐसा उपन्यास का एक नायक होता है, ठीक है, वो नायक क्या करता है, पूर्ण रूप से उसमें हीरो, जैसे कि एक मूवी में एक हीरो की भूमिका होती है अभिनेता की, तो उसी प्रकार से उपन्यास या कहानी या कथा इन सब में क्या होता है, एक मुख्य नायक होता है, बाकी के सारे और भी नायक होते हैं जिसको उपनायक या गौण नायक बोलते हैं। ठीक, तो ध्यान रखें कोई ना कोई आदर्श प्रस्तुत होता है, मतलब जिसको लोग समाज के लोग माने, तो उसका आइडल प्रस्तुत करते हैं। इसलिए प्रारंभ से अंत तक कथा वस्तु क्या होता है, प्रारंभ से अंत तक कथा वस्तु, पात्र, वातावरण आदि की योजना उसी सिद्धि के लिए करता है। तो जो कथा वस्तु लाता है, पात्र लाता है, वातावरण बनाता है, ये सारी की सारी चीजें भाषा शैली का प्रयोग करता है, ये सब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करता है। ठीक, उपन्यासकार। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि किसी भी उपन्यास के लिए भाषा शैली अत्यंत अनिवार्य होती है, परंतु उपन्यास में उनके सभी तथ्यों का क्या होना चाहिए, स्थान अपरिहार्य। मतलब उनका अगर किसी भी एक तत्व को आप काट देते हैं, इनमें से कथा वस्तु को अगर हटा दें, या पात्र एवं चित्रण को हटा दें, कथोपकथन को हटा दें, वातावरण को हटा दें, भाषा शैली को हटा दें, तो अगर आप केवल उद्देश्य को लेकर के ही लिखते हैं और इनमें से तमाम सारे तत्वों को काट देते हैं, फिर एक आध दो तत्वों को काट देते हैं, तो उपन्यास से सार्थक नहीं माना जाता। ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे समझा, उपन्यास की परिभाषा समझी, उपन्यास मतलब उपन्यास का विकासात्मक इतिहास समझा, साथ ही साथ उपन्यास के प्रमुख तथ्यों पर हमने विस्तार से समझा। तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, चाहे आपसे पूछा जाए कि उपन्यास के प्रमुख तथ्यों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त प्रकाश डालिए, तो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ उपन्यास का अर्थ बताइए तो आप लिख सकते हैं, उपन्यास की परिभाषा बताइए तो आप लिख सकते हैं, उपन्यास की परिभाषा मतलब उपन्यास की परिभाषा बताते हुए उसके विकासात्मक इतिहास पर विवेचना कीजिए, वो आप लिख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तमाम प्रकार के प्रश्नों को एक ही वीडियो को देखने के बाद में हल करने की क्षमता रख लेते हैं। तो अगर इतनी क्षमता आपके अंदर आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि सभी लोगों के अंदर ये क्षमता जागृत हो सके, सभी लोगों को ये विश्वास हो सके कि हिंदी साहित्य जो है एक अच्छा सब्जेक्ट है और उसमें समझना कोई कठिन बात नहीं है। हिंदी को लोग अब जानते हैं बहुत कठिन है, ठीक, लेकिन हिंदी साहित्य बिल्कुल कठिन नहीं है। आप अगर सही तरीके से पढ़ रहे हैं बिल्कुल आसान है, आनंद आ जाता है हिंदी साहित्य पढ़ने में। तो फिर मिलेंगे हम मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।